चैप्टर नंबर 10 फिनेंशियल मार्केट। समझो ये चैप्टर का वर्ड है फिनेंशियल मार्केट, यानी जो फिनेंशियल मार्केट है वो क्या होता है। पहले मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ कि यहाँ पे फिनेंशियल मार्केट वर्ड का आपको मतलब क्या पढ़ने को मिलेगा, ताकि आपके लिए चीजें आसान हो जाए। फिनेंशियल मार्केट कुछ नहीं है बाबू सोना, पहले चैप्टर का देखो, कोई भी चैप्टर समझना हो उसका नस पकड़ो। तो फिनेंशियल मार्केट क्या होता है? फिनेंशियल मार्केट एक तरीके का लिंक पिन होता है। मैंने लिंक बोला है, ध्यान से। फिनेंशियल मार्केट एक तरीके का लिंक पिन होता है, किसके किसके बीच में सर? बोरोवर के बीच में और इन्वेस्टर के बीच में। ठीक है। बोरोवर मतलब हु नीड्स मनी, हु नीड्स मनी यानी जिसे पैसा चाहिए। ठीक है जी। और इन्वेस्टर मतलब हु हैव सरप्लस मनी, हु हैव सरप्लस मनी। जैसे कि मान लो ये आप हो, ठीक है, ये आपके फादर है, ये आपके फादर का इनकम मान लो 25 लैक्स पर एनम है, 25 लाख रुपए वो सालाना कमाते हैं। तो सर उनका एक महीने का इनकम एवरेज पकड़ लेता हूँ 1 लाख रुपीज होगा। बहुत कम हो गया सर, 2 लाख एवरेज इनकम पकड़ लेता हूँ, 2 लाख रुपीज होगा। ठीक है। और यहाँ पर ये मुकेश अंबानी का कंपनी है, रिलायंस। मुकेश अंबानी कंपनी है, मुकेश अंबानी कंपनी है जिसका नाम क्या है बाबू सोना? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब तुम्हारे पापा के पास जो 2 लाख रुपए वो महीना कमाते हैं, मान लो उसमें से वो 1 लाख रुपए स्पेंड कर देते हैं आप पे, वाइफ पे, घर पे, हर चीज पे। तो उनके पास सरप्लस अभी कितना बच रहा है? 1 लाख। अब मुकेश अंबानी तो धंधा कर रहा है, उसे पैसा चाहिए, तो उसे कितने रुपए चाहिए होंगे सर? वो बोलेगा भाई पूरा 1 लाख लगा दो। तो आपके फादर मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में पैसा लगाना चाहते हैं, कैसे लगाएंगे सर? विद द हेल्प ऑफ फिनेंशियल मार्केट। किसके हिसाब से? फिनेंशियल मार्केट के हिसाब से। मैं चैप्टर के ओवरव्यू पे अभी बात कर रहा हूँ। फिनेंशियल मार्केट कितने तरीके में बाबू सोना? फिनेंशियल मार्केट दो तरीके में। फिनेंशियल मार्केट कितने तरीके में है? दो तरीके में। एक हमारा होता है मनी मार्केट, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, हमेशा इस चीज को याद रखना। और एक हमारा होता है सर कैपिटल मार्केट। एक हमारा क्या होता है? कैपिटल मार्केट। ये हमेशा किस चीज में लिए होता है सर? ये लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है सर, डन। अब हम लोग इस चैप्टर का नस पकड़ चुके हैं। चैप्टर में सिर्फ क्या होगा? एक जगह से दूसरी जगह पैसे जाएंगे, जिसके पास सरप्लस है उससे पैसा लेना है, जिसको पैसे की नीड है उसको पैसा देना है। और लिंक पिन में फिनेंशियल मार्केट आएगा, जिसमें दो तरीके के मार्केट होते हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, और हमें यही पढ़ना है। अगर मैं थोड़ा सा डेप्थ में जाऊं फॉर अ सेकंड, तो यहाँ होता है एक प्राइमरी मार्केट, यहाँ होता है एक सेकेंडरी मार्केट। सिंस ये क्लास रिवीजन बेसिस पे बनी है, उम्मीद है आपने एक बार को पढ़ा होगा। अगर आपने एक बार को पढ़ा है तो मैं गारंटी देता हूँ जितना आपने अपने क्लासेस में नहीं पढ़ा होगा ना, उससे ज्यादा आपको रिवीजन वीडियो मदद करेगा। नहीं भरोसा है तो देख लो एक बार। फिनेंशियल मार्केट क्या है सर? फिनेंशियल मार्केट इज अ लिंक बिटवीन सेवर एंड बोरोवर। दिस मार्केट ट्रांसफर्स द मनी और द कैपिटल फ्रॉम दोज हु हैव द सरप्लस मनी टू दोज हु इन नीड ऑफ द इन्वेस्टमेंट। देयर आर मेनली टू वेज। किस तरीके से हो सकता है? बैंक, यानी आप बैंक में पैसा रखो। आपने इकोनॉमिक्स में बैंकिंग चैप्टर में पढ़ा होगा कि मनी क्रिएशन कैसे होता है। बैंक में पैसा रखते हो, बैंक 10% लोन देता है, सॉरी 10% शेयर पास रखता है, रेस्ट वो लोन चढ़ाता है। तो सारा ही पैसा लोन पे नहीं जाता, कुछ स्टॉक मार्केट में जाता है, कुछ इधर उधर। या फिनेंशियल मार्केट मतलब आप म्यूचुअल फंड कर सकते हो, आप जीरोधा काइट कर सकते हो, एंजल ब्रोकिंग कर सकते हो, आप स्टॉक्स कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, ईटीसी। ये आपका मतलब, या तो आप बैंक में पैसा डालो, वो बैंक मार्केट में डालेगा, या तो आप सेल्फ डाल लो। फंक्शंस क्या है बाबू सोना फाइनेंशियल मार्केट का? ध्यान से समझो। एक जगह से पैसा उठा के दूसरी जगह डालना। तो मोबिलाइजेशन मतलब हिलाना। हिलाना मतलब कि तुम समझ रहे होगे कि एक जगह से पैसा उठा के दूसरी जगह ले जाना। सेविंग्स को मोबिलाइज करो और उन्हें चैनलाइज करो प्रोडक्टिव यूज के लिए। ठीक है। फैसिलिटेट करो प्राइस डिस्कवरी। जैसे आज रिलायंस का एक शेयर अगर तुम देखोगे, आई एम नॉट ट्रैकिंग रिलायंस राइट नाउ। रिलायंस का अगर एक शेयर देखेंगे, मान लो 1600 रुपए का चल रहा है, मान लो। एक्चुअली आई एम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर ट्रेडर व्हाट्सोएवर, तो मैं रिलायंस बेसिकली अभी ट्रैक नहीं कर रहा हूँ। तो सर मान लो 1600 रुपए का रिलायंस का शेयर चल रहा है, ये किसने डिसाइड किया? हमने तुमने मिलके। यहाँ पर ये प्राइस डिस्कवरी होगी। जैसे एक टाइम पे क्या नाम है, वोडाफोन आइडिया का शेयर 300 रुपए का था, आज वही शेयर 15 रुपए, 18 रुपए, 12 रुपए पे चल रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि प्राइस डिस्कवरी है। यहाँ बायर सेलर आपस में लड़ता है, जिसका फोर्स ज्यादा रहेगा उसके कारण डिस्कवरी हो जाएगा, उतने कम मार्केट बिकने लगेगा। जैसे आपको सब्जी खरीदना बेचना है तो आप कहाँ जाओगे? सब्जी मार्केट। दवाई के लिए दवाई मंडी। ऐसे करते करते अगर आपको कुछ फिनेंशियल एसेट्स का खरीदा बेची करना है, उसके लिए जो आपको लिक्विडिटी चाहिए। सर लिक्विडिटी आज तक हमारे टीचर नहीं पढ़ा पाए, क्या होता है? बेटा लिक्विडिटी मतलब होता है भीड़। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? भीड़। कहाँ पर तुम्हें भीड़ मिलेगी? जैसे सब्जी खरीदने के लिए सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ मिलेगी? ठेले पे भी सब्जी आती है घर तक, बट सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ है? सर सब्जी मार्केट में। दवाई के लिए बगल में भी दो दवाई का दुकान है, बट कोई दवाई अगर तुमको बगल वाले फार्मेसी में नहीं मिल रहा, तो तुम एक दवाई मंडी में जाओ। हर शहर में एक अपना अपना दवाई मंडी होता है, वहां जाओगे तो देखोगे तुम्हें मिल जाएगा।
उसको कहते हैं लिक्विडिटी, मतलब अवेलेबिलिटी, बायर सेलर वहाँ दोनों अवेलेबल है विथ द सेम स्टॉक और विद द सेम कमोडिटी, तो उसको भीड़ बोलते हैं लिक्विडिटी को। और ये कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन को रिड्यूस करता है, सबको पता है कैसे। आ गया पहला टॉपिक, मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या है? शॉर्ट टर्म फंड होता है जहां पर 1 साल तक का पीरियड होता है। जनरली मनी मार्केट जो होता है वो फिनेंस का पर्पस बनता है सिर्फ वर्किंग कैपिटल के लिए, मतलब साल 2 साल के लिए जो हमें काम धंधा करना करेंगे फिर निकलेंगे। फीचर्स ऑफ मनी मार्केट क्या है सर? शॉर्ट टर्म होता है, कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, तुम नहीं पता कर सकता मनी मार्केट कहाँ हो रहा है, सब कुछ सर्वर बेस्ड है। सब कुछ कैसे बेस्ड है सर? सर्वर बेस्ड है, सब कुछ सर्वर बेस्ड है। और यहाँ पर हम लोग जैसा बाबू सोना लोग नहीं इन्वॉल्व हो सकता है। खैर मैं अब आपको बता दूं, अब आप मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू आरबीआई वेबसाइट। जैसा मैंने आपको बोला कि मैं एक स्टॉक मार्केट में भी वर्किंग करता हूँ, तो आरबीआई के वेबसाइट से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं बाबू सोना, आरबीआई के वेबसाइट पे आप जाइएगा, आपको वहां पर मिल जाएगा कि कैसे आप मनी मार्केट में भी घुस सकते हैं। लेकिन इस बुक में पुरानी ही बातें लिखी तो हम लोग उसी को लेके चलेंगे। सर एग्जाम में क्या लिखना है? आरबीआई वेबसाइट वाला लिखेंगे? रहने देंगे, मत लिखना, मैंने एडिशनल बताया है। मेजर इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है जो मनी मार्केट में, वो अपने आप में एक आरबीआई है, कमर्शियल बैंक है, एलआईसी है, जीआईसी है। एलआईसी होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जीआईसी होता है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ईटीसी। कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है सर? कॉल मनी। आपके लिए बता दूं, अगर ये कोई सीबीएसई का बच्चा देख रहा है तो ये सब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगर आप नया बुक देखोगे तो आउट ऑफ सिलेबस आपको दिखेगा, ठीक है। और अगर आप कहीं झारखंड बोर्ड, पंजाब बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड या फिर आप कोई स्टेट लेवल पे देख रहे हो तो आप में है। तो मैं इस चीज को अभी आगे एक्सप्लेन भी करूंगा। जो सीबीएसई के बच्चे हैं स्किप कर सकते हो उतना पार्ट, बाकी जो नहीं है वो देख सकते हैं। तो कॉल मनी है, फिर आपका ये ट्रेजरी बिल है, कमर्शियल पेपर है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कमर्शियल बिल, एक्सेट्रा। आइए इन सबको देखते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, ये वाला पार्ट सीबीएसई बच्चों के लिए नहीं है, चाहो तो ये पार्ट को स्किप कर लो। कॉल मनी क्या होता है सर? वैसा मनी जो हम बोरो करते हैं या लेंट करते हैं। लेंट बोला है मैंने, ध्यान से सुनना। किस चीज पे? डिमांड पे, फॉर शॉर्ट पीरियड विच इज जनरली 1 डे। होता क्या है इसको ऐसे समझो, मान लो आपके मोहल्ला में एक बैंक ए है और मान लो आपके मोहल्ला में एक बैंक बी है। सबको मालूम है कि बैंक ए और बी दोनों को सीआरआर मेंटेन करके चलना है। हाँ जी सर। मान लीजिए बैंक ए के पास सीआरआर से कम पैसा बच रहा है, यानी सीआरआर से घट गया, तो बैंक ए बैंक बी को कॉल करेगा, जो हम 1 किलोमीटर के अंदर में ही आता है। जरूरी नहीं 1 किलोमीटर हो, मतलब एक शहर में आ रहा है। बी भाई देख मेरे यहाँ पैसा घट गया है, कल आ जाएगा पेमेंट, जो तुम आज हमको कुछ लोन दे दो। तो बी बोलेगा भाई देख, हम तेरे को लोन तो देंगे लेकिन हम पर आवर 2% लेंगे, 1% लेंगे, ऐसे करेंगे, 5% लेंगे, ऐसे। मतलब जितना नीड रहेगा उस हिसाब से रेट डिसाइड होता है। तो ये कॉल मनी ही तो हुआ, हम इसको कॉल किए दिया, और मोस्टली कुछ घंटों के लिए होता है। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, जनरली 1 डे, एक दिन में काम खत्म हो जाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटर बैंक कॉल मनी ट्रांसफर, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, ज्यादातर ये तभी यूज होता है जब मिनिमम रिक्वायरमेंट सीआरआर का घट जाता है। ट्रेजरी बिल क्या होता है सर? ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट का एक बिल होता है जिसको आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट के बिहाफ में इशू करता है। ट्रेजरी बिल बेसिकली जो है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट है, इसके हाथ से उसके हाथ आराम से जा सकता है, और इसको हम लोग डिस्काउंट पे इशू करते हैं। मतलब मान लो आज ट्रेजरी बिल इशू हुआ, आज कौन सा डेट है सर? मान लो आज डेट है 1/4/2026। ट्रेजरी बिल था 100 रुपए का एक पीस, हमने इशू कर दिया 90 में, ठीक। और कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। तो अप्रैल मई जून जुलाई, 1/7/2026 को जिस बंदे को मैंने ट्रेजरी बिल दिया था वो बंदा वापस आएगा, और वो बंदा मुझे 90 रुपए वाला ट्रेजरी बिल वापस करेगा, और मैं उसे कितने रुपए दूंगा? 100 रुपए। इसको कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। मतलब जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि कूपन मतलब होता है डिस्काउंट, बॉन्ड मतलब होता है एक तरीके का शेयर, समझ लो। बॉन्ड और शेयर डिफरेंट थिंग है, बट आप प्यारे प्यारे बाबू सुनो, एक तरीके का शेयर समझ लो। तो 100 रुपए का कोई शेयर था जिसको हम कस्टमर को देते टाइम 90 में दिए, यानी कस्टमर ने मुझे 90 रुपए दिए, मैंने कस्टमर को एक शेयर दे दिया, बॉन्ड दे दिया। जब 3 महीने बाद वो कस्टमर बॉन्ड वापस करने आया मैच्योरिटी पे, तो मैंने 100 रुपए का बॉन्ड लिया और मैंने कस्टमर को कितने रुपए दे दिए? 100 रुपए। तो बैठे बैठे कस्टमर को 10 रुपए का फायदा हो गया ना 3 महीने में, एक बॉन्ड पे। समझ में आ गया सर? इससे ज्यादा समझा भी नहीं सकता, रिवीजन क्लास है। कॉमर्शियल बिल, ट्रेड बिल और एकोमोडेशन बिल विच इज बीइंग ड्रॉन बाय द वन बिजनेसमैन फर्म ऑन अनदर। ये बेसिकली आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्लास 11th में पढ़ा होगा अकाउंट्स में, कि एक बंदे को पैसे की नीड होती है, दूसरे बंदे को भी पैसे की नीड होती है। ये दोनों आपस में दोस्त होते हैं। तो ये बंदा कहता है भाई तेरा बैंक में जान पहचान अच्छा है, मैं तेरे को एक बिल फाड़ता हूँ, तू जा अपने बैंक में जाके जमा कर। एचडीएफसी बैंक लेट से 1 करोड़ का बिल फाड़ा था, तो एचडीएफसी बैंक 80 लाख रुपए दे देगा किस पे? इस बंदे को। और ये दोनों 80 लाख
80 लाख ये दोनों आपस में बांट लेंगे, लेट से 40-40 लाख रुपए, ठीक है। क्यों? क्योंकि 50 लाख इसका नीड था, 50 लाख इसका नीड था। इसको अकोमोडेशन बिल भी बोलते हैं। देखो वही लिखा हुआ है, ट्रेड बिल या अकोमोडेशन बिल, या जिसको कमर्शियल बिल भी बोलते हैं। एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन पे लिखते हैं, कॉमन इंस्ट्रूमेंट होता है क्रेडिट परचेज और सेल के लिए। हाँ, जो मैंने आपको इतना कहानी राम रहीम सुनाया, आप इसको भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप सीधा सीधे लिख सकते हैं क्रेडिट परचेज एंड सेल के लिए भी था। इसका मैच्योरिटी पीरियड जनरली 3 महीने का होता है। ठीक है सर। ये सब फोटोज वगैरह है, जिसको देखना है देखेगा, नहीं देखना है कोई बात नहीं। कमर्शियल पेपर क्या होता है सर? कमर्शियल पेपर को इंडिया में 1990 में पहली बार लाया गया था। ये एक अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है। जो पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर कंपनियां जो शेयर मार्केट पे लिस्टेड है, जैसे रिलायंस बोलेगा हम कमर्शियल पेपर इशू कर रहे हैं, बट ये अनसिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड कहने का मतलब, अगर पैसा डूब गया तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगा। अगर कंपनी डूब गया तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगा। तो लेट से मैंने आपको बोला कि मैं कमर्शियल बिल इशू कर रहा हूँ, तुम लोग मुझे भगा देगा, बोलेगा कि ना ना आप पे भरोसा नहीं है। बट अगर रिलायंस ने बोला तो हाँ सर भरोसा है। तो ये वही कंपनियां इशू कर सकती है जिनका मार्केट में बहुत भयंकर रेपुटेशन है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? ये एक टाइम डिपॉजिट होता है जो सेकेंडरी मार्केट में हम लोग बेच देते हैं। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब किसी के पास भी इजीली ट्रांसफर हो सकता है। ये बैंक के द्वारा इशू किया जाता है, जो भी डिपॉजिट कंपनी अपने पास रखती है। समझ में आ गया सर? डिस्काउंट कोई बात नहीं। कैपिटल मार्केट, यहाँ से आप सभी लोगों का है, चाहे सीबीएसई हो या कोई भी हो, यहाँ से आप सभी लोगों का शुरुआत है। कैपिटल मार्केट क्या होता है सर? कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर मीडियम या लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग फंड लगाते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल द ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म लोन देते हैं, जैसे शेयर का यहाँ कॉमा होना चाहिए था, डिवेंचर कॉमा, बॉन्ड्स कॉमा, म्यूचुअल फंड कॉमा, पब्लिक डिपॉजिट, ईटीसी। नेचर या फीचर ऑफ कैपिटल मार्केट क्या है? वही सेवर और इन्वेस्टमेंट के बीच में एक लिंक पिन की तरह करेगा, लॉन्ग टर्म में बात करेगा। इंटरमीडियरीज को यूटिलाइज करेगा। कैसे यूटिलाइज करेगा? यूटिलिटीज ऑफ इंटरमीडियरीज कैसे होता है? जैसे लेट से यहाँ पे बैंकर है, ब्रोकर है, अंडरराइटर है, उन सभी का इस्तेमाल करेगा ये। समझ गए सर? फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है, जो लोग जितना पैसा लगाते जाएंगे उतना कैपिटल फॉर्म होगा। और यहाँ पर गवर्नमेंट रेगुलेटेड चीजें चलती हैं, जो कि कौन रोल प्ले करता है सर? सेबी रोल प्ले करता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक आइडियल कैपिटल मार्केट कैसा होना चाहिए? अच्छा कैपिटल मार्केट कैसा होना चाहिए सर? ऐसा होना चाहिए जहां पर फाइनेंस इजिली अवेलेबल हो हमारे लिए रिजनेबल कॉस्ट में, जहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ हो, जहां पर मार्केट ऑपरेशन फ्री हो, फेयर हो, कॉम्पिटिटिव और ट्रांसपेरेंट हो, मतलब कोई खेल नहीं खेल ले जिंदगी के साथ। और यहाँ पर सफिशिएंट इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर तक जाना चाहिए ताकि वो कैपिटल को प्रोडक्टिवली यूटिलाइज कर सके। टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट दो तरीके का होता है, प्राइमरी सेकेंडरी। सुन लो मेरा बात यहीं पर, जब पहली बार कंपनी शेयर इशू करता है जनरल पब्लिक को, जिसको हम लोग आईपीओज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आईपीओज बोलते हैं। उस केस को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, यानी प्राइमरी मार्केट में पहली बार आता है। और जब फिर शेयर होल्डर आपस में खरीदा बेची शुरू करता है तो उसको हम लोग सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं, जिसको हम लोग स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं। ठीक है जी? यस सर। तो प्राइमरी मार्केट क्या है? न्यू इशू मार्केट है, न्यू सिक्योरिटी यहाँ पे इशू होता है। प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल फॉर्मेशन में, क्योंकि जो भी पैसा आता है वो इन्वेस्टर से डायरेक्ट कहाँ चला जाता है? कंपनी के पास। ठीक है सर। मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज इन प्राइमरी मार्केट, अगेन मेरे हिसाब से जहां तक मुझे पता है ये सीबीएसई का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं यहाँ ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि इजी है। मैं बोलूंगा सीबीएसई वालों तुम लोग भी देख ही लो। पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस, एक कागज का टुकड़ा ले जाओ, पब्लिक को बोलो ये जगह पे हम पैसा लगाएंगे, भाई मेरे पे तुम पैसा लगाओ, तुम्हें बिजनेस समझ आ रहा है तो। और ये हो गया ऑफलाइन आईपीओ, और ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस पब्लिक ऑफर होता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब ये ऑफलाइन होगा, ये ऑनलाइन होगा। सम सिंपल दो पॉइंट हमारे हो गए। ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या होता है? हम किसी अच्छे इन्वेस्टर्स को पैसा देंगे, जैसे तुम देखते हो शार्क एक्सचेंज वगैरह। शार्क एक्सचेंज देखना, इंडिया शार्क एक्सचेंज इंडिया सर्च करना, तुम्हें पता चलेगा। वहां पर जो होता है ना, वो सारा कुछ ऑफर फॉर सेल का पार्ट होता है। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब बिना हल्ला गुल्ला किए हम कहीं से पैसा उठा लेंगे। शार्क एक्सचेंज में तो हल्ला हो जाता है ना कि इस कंपनी इससे पैसे उठा रहा हूँ, बट प्राइवेट प्लेसमेंट में वो नहीं होता। यहाँ पर ऑफर फॉर सेल में बड़े बड़े लोग आते हैं जो एक बार में ह्यूज अमाउंट लगा सकते हैं। राइट इशू क्या होता है सर? बहुत अच्छा चीज है, ध्यान से सुनना। लेट से तुम्हारे पास मेरे कंपनी का शेयर है, ठीक है। कॉमर्स वाले गुरप्रीत सिंह का तुम्हारे पास शेयर है, मेरा कंपनी है, मान लो, है नहीं वैसे, पढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ। मान लो तुम्हारे पास मेरे कंपनी का क्या है सर? शेयर है। ठीक है। तो हम बोले भाई सुनो, हम ना शेयर इशू कर रहे हैं, तुम बोला मार्केट में काहे बेच रहे हैं, हम ही को बेचिए ना। एग्जिस्टिंग कंपनियां जिनके पास एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं, वो अपने शेयर होल्डर को पहले एक मौका देता है कि सुनो शेयर होल्डर, हम मार्केट में नया पैसा उठाने जा रहे हैं, तुमको चाहिए मेरा शेयर? और चाहिए? और लेगा और लेगा और लेगा। अगर शेयर होल्डर बोल दिया हम और लेंगे, तो राइट इशू एक्सरसाइज कर लिया, उसको दे दो
नहीं तो शेल्डो बोलेगा भाड़ में जाए तुम्हारा कंपनी, नहीं लेंगे हम, हटा दो फिर उसको। समझ में आ गया सर। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर सेल और परचेज होता है प्रीवियसली इशूड या सेकंड हैंड सिक्योरिटीज का। यहाँ पर सेकेंडरी मार्केट में जो कंपनियां हैं उनको कोई एडिशनल कैपिटल उपिटल नहीं मिलता है, बस वहां पर डायरेक्टली जो था प्राइमरी मार्केट का पार्ट था, अब यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सर डिफरेंस ही पढ़ लो ना, क्या बकवास पढ़ रहे हैं आप, चलो डिफरेंस पढ़ लेते हैं। प्राइमरी मार्केट में कौन सा सिक्योरिटी ट्रेड होगा? न्यू। या सेकेंडरी मार्केट में एग्जिस्टिंग। बाइंग एंड सेलिंग क्या होगा सर? सिर्फ यहाँ पर सिक्योरिटीज को आप बाय कर सकते हैं, कहाँ पर? प्राइमरी मार्केट में, क्योंकि कंपनियां पहली बार इशू कर रही है ना। और यानी कि आप प्राइमरी मार्केट में सेलिंग नहीं कर सकते। प्राइमरी मार्केट में आप बाय जरूर कर सकते हैं, बट प्राइमरी मार्केट में आप सेलिंग नहीं कर सकते। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में बाबू सोना आप बाइंग भी कर सकते हैं और सेलिंग भी कर सकते हैं। पर्पस क्या होता है सर प्राइमरी मार्केट का? कंपनी को डायरेक्टली पैसा मिलता है। यहाँ पर पर्पस ये है कि इन्वेस्टर के बीच में पैसा बैठे। जैसे लेट से आपके दादाजी ने रिलायंस का शेयर खरीदा था, अब आपको नहीं चाहिए, बट मुझे लग रहा है कि रिलायंस का शेयर बेस्ट है। डिस्क्लेमर, ये कोई टिप या कॉल नहीं है, ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ सिर्फ पढ़ाने के लिए। मान लीजिए मुझे रिलायंस का शेयर अच्छा लग रहा है, तो मैं वो खरीदूंगा। आपके फादर या आपके दादाजी अभी हैं, या फादर या आप खुद अपने विल में अगर वो दिए होंगे आपको, तो आप वो शेयर मुझे बेचोगे। तो खरीदा बेची होता है, किसी को लगता है कि ठीक है, किसी को लगता है कि ठीक नहीं है। कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ पर डायरेक्ट इन्वेस्टर का कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता है, यहाँ पर, हाँ सॉरी, इन्वेस्टर का डायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर इनडायरेक्टली होता है। प्राइस डिटर्मिनेशन, यहाँ पर डिटरमाइन करता है कंपनी। जैसे कि अगर आपको पता होगा पेटीएम का शेयर 1600 या 1700 में आया था, और आज पेटीएम का शेयर 500 400 में चल रहा है, पता नहीं क्या नशे में आया था। और यहाँ पर प्राइस डिमांड डिसाइड करता है डिमांड और सप्लाई। जैसे कि वोडाफोन का शेयर 300 का था, आज 18 15 12 रुपए पे आके खड़ा है। ठीक है। लोकेशन क्या होता है? कोई इसका फिक्स लोकेशन नहीं है, ये एक फिक्स लोकेशन पे होता है। कौन? सेकेंडरी मार्केट। जैसे एनएससी बीएससी ये सब हमारे पास है ना। अब आ गया सेकेंडरी मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है जिसको इनकॉर्पोरेट किया गया या नहीं भी स्टैब्लिश किया गया। किस पर्पस के लिए? फॉर असिस्टिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग अ बिजनेस इन बाइंग सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज। मेरे क्लास में, मेरे कोचिंग में हम बच्चा लोग को गोदी में बैठा के अच्छे से पढ़ाते हैं, इसका डेफिनेशन उन लोग को याद करवाते हैं, समझाते भी हैं। अगर कोई मेरा एग्जिस्टिंग स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, काइंडली बताना कि सच है या गलत है। और गोदी में बैठाना इज काइंड ऑफ माई वर्ड्स, इट्स नॉट लाइक प्रैक्टिकली। गोदी में बैठाना मतलब होता क्या है कि एक छोटा बच्चे को देखो, क्लास 1 2 के बच्चों को ऐसे उंगली पकड़ के, और मेरा बच्चा लिखेगा बाबू, लिख लो बाबू, ऐसे वाला जो करते हैं वो रिप्रेजेंटेशन है, गलत जगह मत लेके जाना। इंडिया में लगभग 24 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें से दो फेमस है, एक एनएससी है और एक हमारा बीएससी है। एनएससी तो इसलिए फेमस है क्योंकि नेशनल वर्ड है, बीएससी चाचा इसलिए फेमस है क्योंकि हर्षद मेहता यहाँ पे है। सर फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज या सेकेंडरी मार्केट क्या है? ये इकोनॉमिक बैरोमीटर बताता है। बैरोमीटर क्या होता है ये? अगर आपका स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा है, माना जाता है कि आपका इकोनॉमी ऊपर जा रहा है। अगर आपका स्टॉक एक्सचेंज नीचे जा रहा है, यानी स्टॉक मार्केट, तो माना जाता है आपका इकोनॉमी नीचे जा रहा है। ये प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज भी बताएगा। मैंने आपको बताया था कोई शेयर 10 रुपए का है, 50 का है, 100 का है। ये सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन देता है, इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन देता है, इक्विटी कल्चर को स्प्रेड करने में मदद करता है। देखते हो म्यूचुअल फंड सही है नाम का ऐड आता है, जीरोधा का ऐड आता है, ग्रो का ऐड आता है, अप स्टॉक्स का ऐड आता है, ग्रो कर, ग्रो पे ग्रो कर, ये सब इक्विटी कल्चर को तो स्प्रेड कर रहा है। स्पेकुलेशन का आपको वो देता है। स्पेकुलेशन मतलब होता है अंदाजा लगाना। क्या होता है? अंदाजा लगाना। आप स्टॉक मार्केट में करते ही क्या हो? अंदाजा ही तो लगाते हो कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। लिक्विडिटी मतलब भीड़ देता है, कैपिटल अच्छे से लगा सकते हो, और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का हैबिट बनाता है ये। ठीक है सर। ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या होता है सर? ट्रेडिंग प्रोसीजर भी पढ़ा दो एक बारी। बहुत ईजी है बेटा ट्रेडिंग प्रोसीजर, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। तो ट्रेडिंग प्रोसीजर में सबसे पहले तुमको ब्रोकर चुनना होगा। उसके बाद एक डीमैट अकाउंट खोलना होगा डिपॉजिटरी के साथ। जब अभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे तो आपको चलो आगे पढ़ाएंगे तो क्यों या बोल देते हैं। एक हमारा होता है डिपॉजिटरी, एक हमारा होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा क्या होता है। फिर आप ऑर्डर प्लेस करोगे, वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, सेटलमेंट होगा। अब ये T+1 डे हो गया है। T+1 डे, T+1 डे, सब T+1 डे हो गया है। ऑन द स्पॉट सेटलमेंट इट्स T+1 डे। एंड इसको आप इग्नोर करो, ये आपके काम का नहीं है, आपकी बुक में भी नहीं मिलेगा। सर हमारे बुक में T+2 है और ये हमारे बुक में है ही नहीं फॉरवर्ड वाला, तो फॉरवर्ड को तो मैंने ऐसे ही काट दिया ना बाबू सुनो, ये आपको पढ़ना ही नहीं है, लेटेड भी। लेकिन ये जो T+2 है, अगर अगर आपके नए वाले बुक में या जो भी बुक में, एनसीईआरटी बुक जरूर देखना, अगर उसमें T+1 है तो हम लोग 1 लिखेंगे एग्जाम में, T+2 है तो 2 लिखेंगे। बट करेंटली वो T+1 हो गया। चलो तो ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या है? ब्रोकर सेलेक्ट करो, डीमैट अकाउंट डिपॉजिटरी के साथ ओपन करो, ऑर्डर प्लेस करो, एग्जीक्यूट करो, सेटलमेंट करो। ठीक है।
और फिर उसके बाद सेटलमेंट इस तरीके से होगा। अब आ जाओ डिपॉजिटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है। याद है मैंने आपको पढ़ाया था कि ये आप हो या आपके फादर हैं, आपके फादर कहाँ पैसा लगाना चाहते हैं, मुकेश अंबानी के कंपनी में, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में, ठीक है। डायरेक्ट लग जाएगा? नहीं, ये पहले अपना अकाउंट खोलेंगे डीपी, यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास। ये लोग कौन होता है? जीरोधा होता है, अप स्टॉक्स होता है, ग्रो होता है, एंजल ब्रोकिंग होता है, धन होता है, इन सभी मतलब ब्रोकर्स के पास ये अपना अकाउंट खोलेंगे, ठीक है। सर यहाँ पर तो ये ब्रोकर के पास जब हम अकाउंट खोलते हैं तो ये अकाउंट बेसिकली क्या होता है? ये अकाउंट बेसिकली होता है बेटा आपका ट्रेडिंग अकाउंट। क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट। सर इसमें शेयर्स भी दिखते हैं, हाँ जी। तो जो शेयर्स आपको दिखते हैं वो आपके डिपॉजिटरीज में होता है। किस में होते हैं? डिपॉजिटरीज में। डिपॉजिटरी हमारे यहाँ दो तरीके का है, पहला एनएसडीएल और सीडीएसएल। एनएसडीएल और सीडीएसएल नेशनल सेंट्रल करके कोई फॉर्मूला है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी है कुछ ऐसा, वी विल सी, ठीक है। तो पहले आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अकाउंट खोलते हो, पैरेलली जब आप अकाउंट खोलते हो तो पैरेलली आपको पता भी नहीं चलता है आपका, चाहे तो एनएसडीएल में खुल जाता है या सीडीएसएल में अकाउंट खुल जाता है ऑटोमेटिकली। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आपके ऑर्डर लेता है कि ये शेयर खरीदो, ये शेयर बेचो। इट्स जस्ट अ मेथड ऑफ ट्रेडिंग, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग ऑफ टेकिंग ऑर्डर्स। बट डिपॉजिटरीज क्या है? ये एक तरीके का बैंक ऑफ शेयर्स है, बैंक ऑफ सिक्योरिटीज है बेसिकली। जो भी आपके पास शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, ईटीसी होगा वो सब या तो इसके पास या तो इसके पास। जिंदगी में आप अगर एक बार इसके पास खोल लिए, सारा अकाउंट आपका, जो भी शेयर हो, म्यूचुअल फंड हो, जेरोदा हो, काइट हो, कुछ हो, इट कुड बी एनीथिंग, वो सारा आपका एनएसडीएल में रहेगा। अगर आपको सीडीएसएल मिला है तो वो सारा आपको सीडीएसएल में रहेगा। समझ में आ गया सर? लेट से आप जीरोधा में अकाउंट खोले, आपका एनएसडीएल से कनेक्शन जुड़ गया। अब आप ग्रो में अकाउंट खोल रहे हो, सेम नंबर, सेम आईडी, सेम पैन कार्ड से, डजेंट मैटर, फिर एनएसडीएल में जाओगे, सीडीएसएल में फिर नहीं जाओगे। समझ में आ गया सर? तुम डायरेक्ट पैसा नहीं लगा सकते हो, तुमको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट पास अकाउंट खोलना होगा जो पैरेलली डिपॉजिटरी के पास भी खोलेगा। और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट तुम्हारे बिहाफ में खरीदा बेची करेगा, लेकिन शेयर रहेगा कहाँ पर? डिपॉजिटरी में। अगर समझ आ गया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो जय श्री राम। डिपॉजिटरी क्या होता है? डिपॉजिटरी एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है पूरे डिपॉजिटरी सिस्टम का, जस्ट लाइक बैंक, जहां पर डिपॉजिटरी के पास सारा का सारा सिक्योरिटी पड़ा रहता है। फीचर ऑफ डिपॉजिटरी क्या है सर? एक इंस्टीट्यूशन है जो सारा सिक्योरिटी होल्ड करता है, या तो एनएसडीएल होगा या तो सीडीएसएल होगा, दो ही है हमारे देश में। डिपॉजिटरी इंटरैक्ट करता है इन्वेस्टर के साथ एक एजेंट के थ्रू, जिसको बोलता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। इन्वेस्टर अपना अकाउंट ओपन करता है डीपी के साथ, मैंने आपको बताया था जीरोधा एंड ऑल। डिपॉजिटरी हेल्प करता है सारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन के लिए, ये वो दे भाई, सब सही है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होता है सर? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक ऐसा एजेंट है डिपॉजिटरी का जो कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करता है इन्वेस्टर के साथ, ट्रेडर के साथ, कि हाँ भैया तुम ये खरीदना चाहते हो, तुम वो खरीदना चाहते हो, और डील करता है शेयर में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। सेबी गाइडलाइन के हिसाब से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शेयर ब्रोकर बैंक कैन बिकम डीपी आफ्टर रजिस्ट्रेशन विद सेबी, यानी सेबी से जब खुद को वो लोग रजिस्टर करा लेगा तो वो लोग डीपी बन सकते हैं, यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बन सकता है। डीमैट अकाउंट क्या होता है सर? डीमैट अकाउंट होता है डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। क्या होता है? डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट मतलब आपके पास जितना भी शेयर होगा, जो भी शेयर होगा, वो सारा का सारा आपका किस फॉर्म में रहेगा? डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में। डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में आपके पास सारे के सारे शेयर्स रहेंगे। डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म बोले तो, डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म बोले तो कि हमारे पास जो शेयर हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहेंगे। लेट से आपका फोन चोरी हो गया, लेट इट बी, लॉग आउट करवा लेना। ब्रोकर के पास ऑप्शन रहता है कि किस किस डिवाइस में तुम लॉग्ड इन हो, वहां से लॉग आउट कर लेना, नया फोन में लॉग इन कर लेना ओटीपी से। लेकिन यही लेट से भगवान ना करे ऑफलाइन तुम्हारे पास शेयर होता, आग लग जाता, कुछ हो जाता तो हो सकता था ना, जैसे फॉर्जरी मतलब धोखाधड़ी, थेफ्ट मतलब चोरी, ट्रांसफर डिले, बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन डीमैट अकाउंट आने से सारा का सारा प्रॉब्लम खत्म हो गया। डीमैट अकाउंट के आने से सारा प्रॉब्लम खत्म हो गया। अब एक क्लिक में बाय, एक क्लिक में सेल होता है। देखो लिखा हुआ है, फास्ट ट्रांसफर होता है, पेपर वर्क कम रहता है, डिफेंस सिक्योरिटी कंपनी। समझ गए सर? चुप हो जाइए। इशूइंग कंपनी और इन्वेस्टर, बस सिंपल है। इशूइंग कंपनी मतलब जिसका तुम शेयर खरीद रहे हो, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और इन्वेस्टर मतलब तुम, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, तुम। स्टॉक एक्सचेंज के इंडाइसेस कितने हैं? दो है, सेंसेक्स, निफ्टी। सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज होती हैं, निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज होती हैं। सम बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज, डीम्यूचुअलाइजेशन। ब्रोकर को, देखो पहले के टाइम पे ना ब्रोकर सारा फंड अच्छा से मैनेज करता था। अगर आपने हर्षद मेहता का केस देखा है, स्कैम 1992 एक वेब सीरीज है, तो आपको पता चला होगा ब्रोकर के पास बहुत अथॉरिटी था पैसा को लेके इन्वेस्टर्स के।
तो वहां से डीम्यूचुअलाइजेशन लाया गया, सेपरेट किया गया ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम ट्रेडिंग राइट ऑफ ए मेंबर। ठीक है। डीमेटेलाइजेशन मतलब वही कि सारा शेयर को जो हार्ड कॉपी में था सबको सॉफ्ट कॉपी में किया गया। अब आइए सेबी पे। ऊपर हमने पढ़ा स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी, बीएससी। और हम लोग पढ़ रहे हैं सेबी, जो उन स्टॉक एक्सचेंजेस को चलाता है। तो सेबी क्या है सर? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो 1988 में सेटअप हुआ था। वो पहले एक तरीके का वॉच डॉग था। याद है मैं तेरा हीरो, शायद एक मूवी था जिसमें वरुण धवन बोलता है कि तू एक ऐसा कुत्ता है जो सिर्फ देख सकता है, भौंक सकता है, मगर काट नहीं सकता। तो हर्षद मेहता के केस से पहले सेबी भी वही था, एक वॉच डॉग जो देख और भौंक तो सकता था लेकिन काट नहीं सकता था। बट जैसे जैसे उन्होंने देखा कि नहीं यार, बहुत काबिल लोग बन रहे हैं, तो उसको एक रेगुलेशन में लाया गया 1992 में, और सेबी को लीगल स्टेटस दे दिया गया। अब सेबी अपने आप में बॉडी कॉर्पोरेट है, जिसके पास सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस है, वो परपेचुअल सक्सेशन के साथ आता है। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? एज गुड एज कंपनी। सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस क्या होता है? ये आपको मालूम होगा कि कंपनी अलग होता है, इंस्टीट्यूशन अलग होता है और लोग अलग होते हैं। और परपेचुअल सक्सेशन मतलब पीपल में कम एंड गो बट कंपनी विल गो ऑन फॉर एवर। रीजन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी, सेबी को एस्टेब्लिश करने का रीजन क्या था? जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, सिर्फ 3 बातों को याद रख लो, काम हो जाएगा। कि पहले स्टॉक मार्केट में बहुत गड़बड़ियां चलती थी, अनऑफिशियली कुछ कुछ होता था, प्राइस रिगिंग, वायलेशन, ये सब। तो उन सभी को कम करने के लिए क्या करा गया? सेबी को लीगल स्टेटस दिया गया। पर्पस या रोल ऑफ सेबी क्या है बाबू सोना? सिर्फ 3 चीज, 3 लोगों का हम बचकाना करेंगे, यानी बचकाना हरकत से वो संभालेंगे। 3 लोगों को बचाएंगे, इन्वेस्टर, इशूअर और इंटरमीडियरीज। इन्वेस्टर मतलब, इन्वेस्टर मतलब हो गया आप लोग, इन्वेस्टर मतलब हो गया आप लोग। सॉरी, ईश्वर मतलब, माफ करना मैंने शायद गलत कर दिया। मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए था ईश्वर का मतलब होता है जो कंपनियां हैं, कंपनी जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आईटीसी, टाटा। इन्वेस्टर मतलब आप लोग, जो आप लोग हो, यानी रिलायंस को भी बचाना है, आपको भी बचाना है। और जो एंजल ब्रोकिंग है, ग्रो है, आपका ये क्या कहते हैं उसको, ज़ेरोधा काइट है, ईटीसी ईटीसी, इन सबको, धन है, इन सबको भी बचाना है। इन शॉर्ट सेबी का काम क्या है बाबू सोना? सबको बचाओ, जो कंपनी है उसको भी, जो लोग हैं उसको भी, जो बिचौलिया है उनको भी। देखो यही सब साफ साफ लिखा होगा, बहुत बकवास चीज है। ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी, रेगुलेट करना एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, प्रोटेक्ट करना राइट ऑफ इन्वेस्टर को, सेफ्टी टू देयर इन्वेस्टमेंट, ये सारा कुछ आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, बकवास है। हाँ, फंक्शंस ऑफ सेबी क्या है सर? फंक्शंस ऑफ सेबी, जहां तक मुझे याद आ रहा है 3 फंक्शन था, मैंने यहाँ एक ही क्यों लिखा है? एक है हमारा प्रोटेक्टिव फंक्शन, एक है हमारा, 3 फंक्शन था बाबू सोना। छोटा छोटा ही फंक्शन है बेसिकली, जो ऊपर में मैंने बताया ना, इन्हीं सब का वो है। एक तो है प्रोटेक्टिव फंक्शन, ठीक है। दूसरा है हमारा रेगुलेटरी फंक्शन, कि रेगुलेट करेगा, रेगुलेटरी फंक्शन, राइट। और एक और चीज था, देख लिया जाएगा उसको, बस। यानी कि बचाओ, रेगुलेट करो, और कंट्रोलिंग था शायद, पता नहीं क्या था, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना तो क्या था कंट्रोलिंग फंक्शन, या जो भी। ठीक है, प्रोटेक्टिव, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग। डेवलपमेंटल होगा, प्रोटेक्टिंग, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंटल होगा, कंट्रोलिंग कुछ नहीं होता, ठीक है। सर चेकअप प्राइस रिगिंग, सर प्राइस रिगिंग क्या होता है? हमारे टीचर बता ही नहीं पाए थे। प्राइस रिगिंग का मतलब होता है, जैसे देखो ये, कोई शेयर ऐसे 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 चल रहा है, सर अच्छे से बना दो ना, लो अच्छे से बना देता हूँ। प्राइस रिगिंग इसको बोलते हैं, कोई शेयर ऐसे चल रहा है, ठीक है। हाँ जी सर, एक बैक ऊपर ले जाएगा प्राइस को, एक बैक बहुत ऊपर ले जाएगा। अरे तेरा की ये क्या हो गया? हाँ हाँ, आई डोंट नो कि ये फीचर भी है इसमें। लेट्स से शेयर प्राइस चल रहा है ऐसे, ठीक है। एक बैग बहुत ऊपर ले जाएगा शेयर प्राइस को, फिर बहुत नीचे ले आएगा, इसको कहते हैं प्राइस रिगिंग। मतलब 10 रुपए के शेयर को 1000 रुपए तक ले गया बड़ा बड़ा लोग, और धड़ल्ले से गिरा दिया जब सब कोई उसको खरीदने लग गया। इसको कहा जाता है बाबू सोना प्राइस रिगिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग आपको मालूम होगा कि हमारे ऑफिस में कोई काम करता है, वही हल्ला कर दिया कि प्राइस बढ़ने वाला, घटने वाला है। ये सारा अनफेयर प्रैक्टिसेस, ये सारा कुछ, ठीक सर। डेवलपमेंट का सबको पता है कि सेबी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगा, डेवलप करेगा स्टॉक एक्सचेंज को, बस सिंपल था। तो पूरे चैप्टर में कुछ था नहीं बाबू सोना हमारा। आपके डिमांड पे मैंने ये चैप्टर को दोबारा रिकॉर्ड किया। मैं काम करूंगा, ये वाला भी वीडियो, पुराना वाला वीडियो भी उस प्लेलिस्ट में मैं रहने दूंगा। पुराने वाले वीडियो में मैंने घुस घुस के पढ़ा है, ये वाले वीडियो में मैंने रिवीजन के रूप में पढ़ा है, तो बस यही डिफरेंस है। अगर आपने एक बार को भी पढ़ा हुआ होगा तो आपको रिवीजन कंप्लीट लगेगा। अगर आपने एक बार भी नहीं पढ़ा है और आप जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हो, तो मैं रिकमेंडेशन करूंगा इसी के प्लेलिस्ट में जाओ, मेरे चैनल में जाओ, कोर्सेस में जाना, वहां पे एक प्लेलिस्ट तुमको मिलेगा, ऑल यू नीड बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स इकोनॉमिक्स का भी बना हुआ है। ऑल यू नीड बिजनेस स्टडीज में जब तुम जाओगे, तो वहां तुम नीचे जाना, तुमको इसका 1 डेढ़ घंटे का भी वीडियो मिलेगा। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितने देर की बनी है, 10 15 20 मिनट जो भी, वहां तुमको 1 घंटे की भी एक वीडियो मिलेगी जहां मैंने घुस घुस के पढ़ाया है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल।
और लेक्चर लगवाना चाहते हो तो इसको लाइक कर लो ताकि तुमको लेक्चर लगे, क्योंकि जितना पॉजिटिविटी तुम दोगे उतना ही पॉजिटिविटी तो तुम पाओगे। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, बाय।